Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on daily news analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So friend, आज है 14th of May एंड दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम गो थ्रू करेंगे। आज वैसे न्यूज़पेपर थोड़ा लाइट है बट उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज हम वैसे यूजुअली कवर कर चुके हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द पहलगाम अटैक। तो बिकॉज अभी पहलगाम अटैक या सीज फायर अभी आपका अनाउंस हो चुका है, इस वजह से वहां से हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, बट अदरवाइज जो दो तीन चेंजेस हुए हैं इंडिया के अंदर में उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो द फर्स्ट न्यूज इज कि इंडिया asserts जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड आफ्टर यूएस क्लेम। सो जस्ट लाइक दिस हैज बीन द केस रिसेंटली कि डोनाल्ड ट्रंप जहां भी जाते हैं उनको हर जगह लाइमलाइट में रहना है। तो सबसे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर डिसाइड करा कि हम यहां सीज फायर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जाके सोशल मीडिया पे हमने अनाउंस करा उससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री कर चुके हैं। एंड अब उन्होंने एक पर्टिकुलर कमेंट दिया है कि हमने या मैंने वहां पर उन दोनों नेशंस को यहां पे थ्रेट दिया कि अगर आप अपना सीज फायर नहीं करते हो तो प्रोबेबली हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहां पे उन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट रिबर्टल करा है यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट्स को कि यहां पे ना तो इंडिया ने यूएस के कहने पे कोई सीज फायर करा है या फिर यहां पे जो पर्टिकुलर डिस्कशन भी हुए हैं इंडिया और यहां पे यूएस के बीच में, उन दोनों के बीच में कहीं पर भी ट्रेड टॉक्स की बात कुछ भी नहीं थी। तो यहां पे पॉइंट वाइज पॉइंट रिबर्टल किया गया है। तो एक बार का हम समझ लेते हैं कि यहां पे इंडिया का स्टैंड क्या है जब कश्मीर की बात होती है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा है जम्मू कश्मीर पे। तो 1947-48 वाज द ईयर जब पहला आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। और जो ये पर्टिकुलर वॉर होता है इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बहुत सारा जो पर्टिकुलर पार्ट है कश्मीर का जिसको आज हम पीओके जानते हैं उसको ऑक्यूपाई करती। तो उससे पहले पाकिस्तान जो आपका कश्मीर था वो एक प्रिंसली स्टेट था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। बट उस पर्टिकुलर पीरियड में 47-48 के अंदर में जब आपके इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन बन जाते हैं और कश्मीर के जो किंग हरी सिंह वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे इंडिया का पार्ट बनना है, पाकिस्तान का बनना है या मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, तो इसी पर्टिकुलर कंफ्यूजन के पीरियड के अंदर में पाकिस्तान आर्मी आपके नॉर्थ से कश्मीर के साइड में अटैक करना स्टार्ट करती है एंड स्लोली वो यहां पे कश्मीर की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करती है। एंड बाय द टाइम जब तक हरी सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन यहां पे साइन करते हैं, बहुत सारा पार्ट जैसे आज हम पीओके बोलते हैं वो पर्टिकुलर पार्ट आपका पाकिस्तान है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, तो यहां पे अभी जो कश्मीर को लेके इशू है वो ये है कि जो पूरा का पूरा कश्मीर है, बिकॉज करीब बहुत सारा पार्ट आपका पाकिस्तान के पास में एंड बहुत कुछ पार्ट इंडिया के पास में, कि ये जो पूरा कश्मीर है ये एक होना चाहिए। तो अगर ये एक ही टेरिटरी बनाई जाए तो ये पर्टिकुलर टेरिटरी क्या होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए? क्या ये इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए, क्या वो पाकिस्तान टेरिटरी होनी चाहिए, या फिर यहां एक सेपरेट एक पूरा कश्मीर कंट्री या नेशन होना चाहिए? ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर सीज फायर हुआ था उसके बाद से आपका कश्मीर इशू जो था वो हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा डिस्प्यूटेड रहा। बट उसके बाद 1971 का वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और वहां पे हम ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। बट उसके बाद में एक एग्रीमेंट साइन होता है 1972 के अंदर में जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है और उस 1972 शिमला एग्रीमेंट के अंदर में जो ये पर्टिकुलर सीज फायर लाइन थी जो बेसिकली पीओके और आपका कश्मीर का जो डिवीजन होता है वो पर्टिकुलर लाइन बन जाती है आपकी एलओसी, वो पर्टिकुलर लाइन बन जाती है आपके एलओसी। बट शिमला एग्रीमेंट में एक इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट किया था विच इज कि जो कश्मीर है वो एक मल्टीलैटरल नहीं इशू नहीं है, वो एक इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो एक बायलैटरल इशू है। विच मींस कि जो पर्टिकुलर कश्मीर का डिस्प्यूट है वो बायलैटरली रिजॉल्व होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर वुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टी।
ना यूएस उस टाइम में, ना यूएसएसआर उस टाइम में, ना ही यूनाइटेड नेशन उस टाइम में हमारे इस पर्टिकुलर इशू में इन्वॉल्व होगा। एंड दोनों इंडियन पाकिस्तान इस चीज के लिए एग्री करते हैं। तो यहां पे फिर से आपके इंडिया ने क्लैरिफाई किया है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कश्मीर का इशू है इसको भी सॉल्व करने के लिए जो पर्टिकुलर यूएस है या डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो मीडिएट करेंगे, दे विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। एंड यहां पे इंडिया ने हमारी पोजीशन, अपनी पोजीशन क्लियर करी है कि वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपका जो ये पर्टिकुलर कश्मीर इशू एक बायलैटरल इशू है और इसको हम बायलैटरली ही यहां पे रिजॉल्व करेंगे। ओके, एंड सेकेंड चीज उन्होंने बोली है कि जब जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट की बात आती है तो यहां पे अब जो कश्मीर जो इंडिया के पास में है उसके ऊपर पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। जो भी यहां पे टॉक्स करे जाते हैं, जो भी यहां पे रेजोल्यूशन की बात होती है कश्मीर के, दैट इज ओनली गोइंग टू बी कंसर्न विद व्हाट, ओनली गोइंग टू बी कंसर्न विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि हमने ये क्लियर कर दिया है कि हम कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। यहां पे सिर्फ बात होगी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका स्टेटस फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहे, क्या उसको इंडिया के साथ जुड़ जाना चाहिए, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस आपका नेशन बना दिया जाए। बट जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। सेकेंड, तो यहां पे नेक्स्ट जो बात है कि जो डिफरेंट आपके ट्रम्प के क्लेम्स थे उसके लिए इंडिया ने क्या क्या रिस्पॉन्ड दिया है। तो पहली चीज तो ये कि जो यहां पे आपके यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि इट इज बेसिकली हिम जिसने मीडिएट करा था फॉर द हिस्टोरिक सीज फायर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इस पर्टिकुलर चीज को हम रिबट कर चुके हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डिसीजन था वो पर्टिकुलर रीजन आफ्टर डीजीएमओ फ्रॉम पाकिस्तान, उनका जब कॉल आया उसके बाद वो, एंड बिकॉज वो हमारे कंडीशंस पे एग्री करें इसलिए हम उसके लिए एग्री कर पाए। दूसरा ये है कि यहां पे ट्रंप एलिजिड द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन एंड क्लेम्ड ही यूज्ड ट्रेड टॉक्स एज लेवरेज टू इंश्योर पीस, कि यहां पे न्यूक्लियर एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी थी। एंड यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या क्लेम कर रहे हैं कि मैंने यहां पे उनको ट्रेड का यहां पे धमकी दी कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, यूएस इंडिया या पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेगा। तो जिस वजह से दोनों कंट्रीज ने फाइनली इस पर्टिकुलर चीज पे हामी भरी। बट वी नो दिस कि इंडिया जो है जब टेररिज्म की बात होती है, जब पाकिस्तान की बात होती है, वो किसी की भी नहीं सुनता है, वो अपने इंटरेस्ट को देखता है। एंड वी आर वेरी श्योर कि हमने इस तरीके से कोई भी डीलिंग नहीं करी होगी, या फिर हमारा जो सीज फायर एग्रीमेंट का जो यहां पे पाकिस्तान से किया गया है वो इस पर्टिकुलर बात पे तो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें यहां पे धमकी दी है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ सीज फायर नहीं करते हैं तो हमारे साथ यूएस ट्रेड नहीं करेगा। ओके, एनीवे ये दो रिस्पॉन्स थे आपके। अब यहां पे इंडिया के काउंटर क्या है तो हम बता चुके हैं आपको कि पहला तो ये कि इंडिया ने इस चीज को डिनाई किया कि यूएस का कोई भी रोल था मीडिएशन के अंदर में, स्पेसिफिकली कि इसमें कोई ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है। दूसरा, इंडिया ने ट्रम्प के क्लेम को यहां पे डिसमिस करा है कि यहां पे न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता था, बिकॉज इंडिया वाउच करता है अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर पे, और इंडिया ने जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर किया था ये टोटली कन्वेंशनल इन सेंस था, इन प्रैक्टिस था, विच बेसिकली मीन्स कि हमने यहां पे कोई भी न्यूक्लियर वेपन या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं किए हैं। एंड थर्ड इज इंडिया रिफॉर्म दैट इट विल नॉट गिव इनटू न्यूक्लियर ब्लैकमेल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो यहां पे तीसरी चीज जो इंडिया ने क्लियर करी है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो आपका पाकिस्तान करता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारा जो रिजॉल्व है टू काउंटर टेररिज्म वो और भी स्ट्रांग हुआ है। ओके, तो यहां पे एक पॉइंट वाइज पॉइंट रिबटल आया है विद रिगार्ड टू व्हाट क्लेम्स द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प हिमसेल्फ हैज मेड व्हाइल ही इज ऑन अ विजिट टू सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, पीएम विजिट्स आदमपुर एयरबेस, लॉर्ड्स द ट्रूप फॉर ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी आपका, रिमेंबर दिस, ऑपरेशन सिंदूर अभी एंड नहीं हुआ है, ये सीज फायर अभी, बिकॉज आपका सीज फायर अनाउंसमेंट हो चुका तो इस वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को काइंड ऑफ सस्पेंड कर रखा है, इन सस्पेंशन है वो। और इन केस अगर पाकिस्तान यहां पे सीज फायर वॉयलेशन करता है, या लेट्स से वेरी रिसेंटली जो हमारी बात हुई इंडिया पाकिस्तान से, अभी क्लियर नहीं है हमने किन पर्टिकुलर कंडीशन पे सीज फायर को अनाउंस किया है, बट जो पर्टिकुलर एक बात सामने आ रही है वो ये है कि इंडिया ने कुछ अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स रखे हैं कि बेसिकली कि आप टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए, आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इस सीज फायर को कंटिन्यू करेंगे, जो पर्टिकुलर वॉर हॉस्टिलिटीज है इनको हम यहां पे रिड्यूस करेंगे। तो
अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक आपका जो आदमपुर में एयर बेस है उसको विजिट करने गए एंड यहाँ पे ही हैज वेंट देयर विद अ स्पेसिफिक मैसेज। और वो स्पेसिफिक मैसेज ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि जो आदमपुर एयर बेस है, जो आपका आदमपुर इज अ प्लेस इन पंजाब, ये जो पर्टिकुलर एयर बेस है ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने और इनके ड्रोन्स ने बहुत अच्छे से टारगेट करा और इस पर्टिकुलर आदमपुर एयर बेस को हम डिस्ट्रॉय कर चुके। सो जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो वहीं पर गए और वहां पे यू हैव क्लियर पिक्चर्स एंड वीडियोस जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कोई भी पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई भी यहां पे हार्म कॉज नहीं किया है। हमारा जो पर्टिकुलर एयर बेस है वो टोटली इंटैक्ट है, कहीं पर कोई भी अटैक नहीं हो पाए। दूसरा, आदमपुर जो एयर बेस है इट इज वन ऑफ द प्लेस जहां पे आपका जो लॉन्ग रेंज S-400 ट्रायम्फ आपका डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो वहां पे पोजीशन है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम उसकी फोटोज दिखने। तो अगर आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर के पीछे आपको जो बैटरीज दिख रही हैं, आपको ये मिसाइल के कैनिस्टर्स दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर कैनिस्टर एक्चुअल में S-400 के हैं और यहां पे अगेन पाकिस्तान का जो क्लेम था उसको डीबंक किया गया है कि हमने स्पेसिफिकली यहां S-400 ट्रायम्फ को यहां पे टारगेट किया था और हम उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर पाए। अब यहां पे वीडियो नहीं है, पिक्चर है, तो पिक्चर में जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे उस पिक्चर के इस साइड में MiG-21 खड़ा था और MiG-21 को भी स्पेसिफिकली वहां पोजीशन किया गया था बिकॉज तीसरा जो पाकिस्तान का क्लेम था वो ये था कि हमने यहां पे MiG-29 जो है उनको यहां पे शॉट डाउन कर दिया जो यहां पे स्टैंडिंग थे और यहां से हमने कई आपके जो जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि पाकिस्तान ने जो भी अटैक करने की ट्राई करी थी वो सारे के सारे फेल हो गए। और अगर आप एकदम करंट न्यूज देखें, प्रोबेबली कल के न्यूज में आपको कल के न्यूज़पेपर में न्यूज मिलने को पढ़ने को मिलेगी कि जो पर्टिकुलर पाकिस्तान एयरफोर्स का लॉस हुआ है वो बहुत ही ह्यूज है। करीब 20% एसेट्स को हमने वहां पे डिस्ट्रॉय करा है एंड मोर देन 50-60 सोल्जर्स, 50-60 ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड देयर आर्मी हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो यहां पे इंडिया जो है इट हैज कम आउट एज अ क्लियर विनर। ओके, तो यहां पे कुछ पॉइंट है कि यहां आदमपुर विजिट क्यों किया। तो एक तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने सब डिस्कस कर लिया, बट आदमपुर एयरबेस जो है ये कहां पे है, ये पंजाब के अंदर में जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। और यहां पे वो आपके एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको मोटिवेट करने गए थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर यहां पे। ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर S-400 का जो फॉल्स क्लेम था, MiG-29 को शॉट करने का फॉल्स क्लेम था, उसको यहां पे डिबंक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट जो पर्टिकुलर विजिट करी है टू एनी आर्मी और एयरफोर्स बेस वो आदमपुर चूज करा बिकॉज यहां पे डीबंक करना पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आदमपुर एयरबेस की खासियत क्या है, तो पहली चीज तो ये कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है। अब यहां पे लिखा है सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस, तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है। आप ट्राई टू फाइंड आउट कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरबेस कहां पे। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट इंडिया का लार्जेस्ट एयरबेस कहां पे, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, आप इजीली उसको फाइंड कर पाओगे। दूसरा, यहां पे इंडिया का राफेल जेट जो है आपका और MiG-29 जेट जो आपके हैं ये यहीं पर स्टेशंस हैं और यहीं से हम अगर कोई ऑपरेशन करना होता अगेंस्ट पाकिस्तान तो हम यूजुअली आदमपुर का जो एयरबेस है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे जो है, आई एम श्योर वेरी इजी क्वेश्चन, बट रफाल जो आपका फाइटर जेट है ये किस कंट्री से लिया है और MiG-29 जो आपका फाइटर जेट है ये हमने किस कंट्री से यहां पे लिया है। और 1965 और 71 का जो पर्टिकुलर आपका वॉर था उस दोनों पर्टिकुलर वॉर्स के अंदर में आदमपुर एयरबेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिकॉज जो आपका 65 का वॉर था उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में जो पठानकोट एयरबेस था उसको पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली वहां पे टारगेट कर पाई थी, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो चुका था। तो फाइनली जो सेकंड इंपॉर्टेंट बेस था आपका अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर वो आदमपुर एयरबेस था और यहीं से हमने जो हमारी पूरी एयरफोर्स थी उसको यहीं से आपने ऑपरेशनलाइज किया था। तो इसका जो मेन आदमपुर एयरबेस है उसका मेन आपका जो बेनिफिट है या जो पर्टिकुलर उसकी इंपॉर्टेंस है वो यहां पे ये है। ओके, फिर यहाँ पे मेन हाइलाइट्स ऑफ द स्पीच हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू डोंट नो दिस बट आप पिछले कल का जो पर्टिकुलर न्यूज है उसको प्लीज वॉच करिए बिकॉज उसके अंदर में हमने जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी थी उसके 10 की टेक अवेज को डिस्कस किया था, प्लस जो आपका 3 पॉइंट नया डॉक्ट्रीन है अगेंस्ट टेररिज्म उसको हमने वहां पे डिस्कस करा था। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, सेम बात यहां पर भी आपको मेंशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। पेमेंट फर्म मस्ट रिवील क्लाइंट इन्फो इन क्रिमिनल केसेस, हाई कोर्ट। तो यहां पे आपका कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है एंड द जजमेंट इज कि यहां पे जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं
डेटा प्रिवेसी लॉज जो होते हैं या राइट टू प्राइवेसी की बात करी जाए ऑफ अ पर्सन, उसका एक्सटेंट क्या है, उसको लेके एक पर्टिकुलर यहां पे आपका जजमेंट आया। और यहां पे क्या था कि बेंगलुरु पुलिस ने एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे कॉट किया इन अ पर्टिकुलर केस, एंड वहां पे जो पर्टिकुलर पुलिस थी दे वांटेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोन पे। तो फोन पे आपका एक पर्टिकुलर ऐप है, सो कैन यू टेल मी कि फोन पे का ओनर कौन है, किस कंपनी का है फोन पे। ओके, सो ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी भी एक पेरेंट कंपनी है, फोन पे की पेरेंट कंपनी कौन सी। ओके, तो यहां पे फोन पे से यहां पे बेंगलुरु पुलिस ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो एक्यूज्ड है इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। बट यहां पे फोन पे ने ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, बोला कि जो इंटरमीडियरी है इट कैन नॉट बी फोर्स टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन जो बेसिकली कस्टमर प्रिवेसी से रिलेट करती है। तो यहां पे कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है, कोर्ट ने यहां क्लैरिफाई करा है कि यस, राइट टू प्रिवेसी इज इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का यहां पे यहां पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। सो इन केस अगर कोई क्रिमिनल केस होगा और वहां पे कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो एक्चुअल में केस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि जो इंटरमीडियरी है उसको यहां पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने यहां क्या कहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट टू एनी अदर पर्सन, यानी किसी और पर्सन को, किसी और एंटिटी को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। बट यहां पे जब क्रिमिनल केस का है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कोर्ट इन्वॉल्व है या फिर पुलिस इन्वॉल्व है क्रिमिनल केस के अंदर में, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में आपको डिस्क्लोज करनी है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, जीके के लिए नहीं, ये आपको मैं लीगल रीजनिंग के लिए समझा रहा हूं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया नोटिफाइज WTO ऑफ प्लान टू इंपोज रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स। अब यहां पे इंडिया ने WTO के अंदर में मैसेज सेंड करा है कि इंडिया जो है इट इज प्लानिंग टू इंपोज रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स। एंड व्हाई इट इज अ रिटेलिएटरी टैरिफ? बिकॉज इफ यू रिमेंबर कुछ टाइम पहले यूएस ने रिटेलिएटरी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे एंड इंडिया के अगेंस्ट में भी यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इंपोज किया गया था। तो उन पर्टिकुलर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए अब यहां पे इंडिया जो है वो यूएस के ऊपर पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा टिट फॉर टैट मूव के अंदर में, कि बिकॉज यूएस हम पे ये पर्टिकुलर टैरिफ्स इंपोज कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम भी यहां पे ये रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यू नो व्हाट इज WTO। सो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है। इस WTO का हेडक्वार्टर कहां पे? 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है और इसकी प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। विच सिंपली मींस कि इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। ओके, तो ये WTO के बारे में आपको बताना है। तो द थिंग इज कि जब भी कोई कंट्री यहां पे रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज करता है, सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अंडर द WTO नॉर्म्स इज, बिकॉज इंडिया भी WTO का मेंबर है और इंडिया WTO का मेंबर, इसका फाउंडिंग मेंबर, यानी कि जो इसका फॉर्मेशन ईयर है वो ही इंडिया का भी ज्वाइनिंग ईयर हो जाएगा। सो इफ यू नो द फाउंडिंग ईयर तो आपको इंडिया का ज्वाइनिंग ईयर भी पता होगा, बिकॉज इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहां पे WTO का बिकॉज वो मेंबर है, तो अगर इंडिया कहीं पे कोई रिटेलिएटरी एक्शन ले रहा है, कहीं पे कोई टैरिफ्स इंपोज कर रहा है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप WTO को इन्फॉर्म करोगे और वहां जस्टिफाई करोगे कि आप ये पर्टिकुलर टैरिफ्स क्यों इंपोज कर रहे हो। तो इंडिया ने वहां पे क्लैरिफाई करा है कि इंडिया इज प्लानिंग टू इंपोज $7.6 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस ऑफ टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स, कि जो पर्टिकुलर यूएस से इंपोर्ट्स इंडिया में आते हैं तो हमने वहां प्लान करा है अराउंड $7.6 बिलियन के टैरिफ्स का या टैक्स का, यहां पे इंपोर्ट टैक्स हम उन पे लगाएंगे। और ये इंपोज क्यों करा गया है? बिकॉज यूएस ने 25% टैरिफ्स हमारे अनाउंस करे हैं ऑन 2 स्पेसिफिक सेक्टर विच इज स्टील एंड एल्यूमिनियम।
तो आपका जो यूएस है, इंडिया जो है, इट्स वन ऑफ द पावर सुपर पावर व्हेन इज कम टू स्टील एंड एल्यूमिनियम। अपार्ट फ्रॉम चाइना जो सेकंड नंबर पे आपकी कंट्री आती है, देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, तो उसमें इंडिया जो है बड़ा प्लेयर है। तो इसलिए यहाँ पे यूएस जो है एक वो बड़ा इंपोर्टिंग हाउस रहा है इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम का। तो यूएस की कंपनीज को यहाँ सपोर्ट करने के लिए यूएस ने 25% टैरिफ अनाउंस करे हैं आपके स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे, और उसके काउंटर में इंडिया ने प्लान करा है कि हम $7.6 बिलियन का यहां पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टैरिफ। तो यूएस ने कहा है कि जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं ये हमने लगाए हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नॉट एज सेफगार्ड मेजर। अब सेफगार्ड मेजर्स आप लगा सकते हो, कब लगा सकते हो? डब्ल्यूटीओ के अंदर में, जब वहां पे कोई डंपिंग कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर यूएस ये प्रूव कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर आपका स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया जा रहा है, इसका जो प्राइस है, जैसे लेट्स से कि यूएस में इंपोर्ट होके वो 100 रुपीज का मिल रहा है, ये जो 100 रुपीज का प्राइस है ये इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है, विच मीन्स इंडिया को प्रोडक्शन कॉस्ट मिलाया जाए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिलाया जाए, तो ये मिनिमम 120 रुपीज का होना चाहिए। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि 100 में हो रहा है? विच मीन्स यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया ट्राई कर रहा है यूएस के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब इस टाइप का आप प्रूव कर पाते हो तो उस सिचुएशन में आप सेफगार्ड मेजर्स को ले सकते हो। ओके, और यहां पे यूएस कह रहा है कि ये सेफगार्ड मेजर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी में लिया गया। तो आप नेशनल सिक्योरिटी में जस्टिफाई तभी कर सकते हैं जब आप प्रूव कर पाए कि यहां पे लेट्स से एग्जांपल के लिए कि आप इंडिया जो है वो डंपिंग कर रहा था, यहां पे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज किया जा रहा है, और यहां पे इंडिया इस चीज को डिसएग्री करता है और वो उसको एक सेफगार्ड मेजर मानता है, और उस बेसिस पे डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स करके है वो यहां पे इन्वोक हो जाता है। तो लाइक आई टोल्ड यू कि आप सेफगार्ड मेजर्स ले सकते हो, बट उस सेफगार्ड मेजर्स को लगाने के लिए आपको डब्ल्यूटीओ का प्रोसेस फॉलो करना होता है, और डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स, उसके प्रोसेस को आपको फुलफिल करना है। और इंडिया का क्लेम यह है कि यूएस यहां पे उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए अब इंडिया ने यहां पे क्या एक्शन लिया है? इंडिया एक्शन इज कि इंडिया अब यूएस के ऊपर पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा, बिकॉज जो यहां पे यूएस ने आपके टैरिफ अनाउंस करे हैं, 25% टैरिफ अनाउंस करे हैं, वो एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स में आता है, और यहां पे यूएस के मेजर जो हैं वो एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, विच मींस दे आर इन ब्रीच ऑफ डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल। तो इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर पे इंडिया के पास में राइट है रिटेलिएट करने का, और वो उस बेसिस पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा है अमाउंटिंग टू 7.6%। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हैज टू एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड्स में करना क्या होता है? यूएस को कंडक्ट मैंडेटरी कंसल्टेशन करनी रिक्वायर्ड है विद इंडिया, और उसके बाद में वो चाहे तो वो एक्शन ले सकता है। अगर यहां पे एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स को फॉलो नहीं किया है तो इंडिया के पास में भी रिटेलिएट करने का टोटल राइट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका केस है ये अभी डेवलपिंग है, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, इसमें जो अपडेट होगा तो हम पूरा डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको भी समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ इस न्यूज के लिए इतना काफी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है द राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया। तो पहले आपको मैं एक बेसिक समझा देता हूं कि राइट टू रिपेयर क्या होता है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि अभी हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकली या कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मार्केट से बाय करते हैं तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है, लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है। कि फॉर एग्जांपल कि यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो कि क्या पहले जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे क्या वो ज्यादा चलते थे क्या? तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इट इन योर चाइल्डहुड कि जो पर्टिकुलर चीजें आपने पहले खरीदी थी उनकी जो लाइफ स्पैन होता था, उनका जो पर्टिकुलर यूज, अच्छे यूज के बाद में भी वो बहुत चलते थे। फॉर एग्जांपल आप टीवी का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप पुराने टीवी देखिए, वो एक टीवी आपका 10 साल 12 साल 15 साल चलता था, और अब आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर टीवी आप बाय करते हो, इवन दो वो बहुत ही एक्सपेंसिव टीवी है, 3 से 4 साल के अंदर में यू वुड सी कि उसकी जो कलर लाइट है वो डिम होने स्टार्ट हो गए हैं, उसकी जो साउंड है उसमें कुछ इश्यू आने लगे हैं, दैट इट इज नॉट जस्ट दैट गुड नाउ। और इसका रीजन ये नहीं है कि अब उसे बेटर आ रहा है, द रीजन इज कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट अब बनाए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसके अंदर में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अनलाइक द केस अर्लियर, जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो लॉन्ग लास्टिंग बनाए जाते थे, बेस्ट से बेस्ट आपके मटेरियल का यूज किया जाता था और उस बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म होते थे।
ओके और यहां पे जो कंपनीज है वो सिर्फ यही नहीं कर रही हैं कि वो जो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन उनका कम कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम वो अगर उसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट खराब हुआ है उस पर्टिकुलर केस में वो आपको रिपेयर करने का भी ऑप्शन नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका मोबाइल में कुछ इश्यू आ गया, लेट्स से ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा है, तो अब उसको रिपेयर करने का या उसके किसी पार्ट को मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको नया फोन या नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा, आप उस पर्टिकुलर फोन को रिपेयर नहीं करा सकते। तो यहां पे बिकॉज ये पर्टिकुलर इश्यूज बहुत टाइम से आपके नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर हो रहे थे, तो एक मूवमेंट इनिशिएट हुआ जिसको बोला जा रहा है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। एंड व्हाट इज दिस राइट टू रिपेयर मूवमेंट? कि यहां पे हर किसी कंट्री के अंदर में गवर्नमेंट को नॉर्म्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू प्रोवाइड रिपेयर सर्विस, विच मींस कि हर जिस जगह में, हर किसी कंट्री के अंदर में, हर किसी सिटी के अंदर में जहां पे कोई भी कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करती है, उस पर्टिकुलर शहर के अंदर में, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में उनका सर्विस सेंटर होना चाहिए, उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी द केस कि अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया, उसका एक पार्ट खराब हो गया है, तो वो यूजलेस हो जाए और आपको पूरा नया बाय करना। बिकॉज इससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो चीज खराब हो चुकी है वो एक ई वेस्ट बन चुका है, तो यहां पे ई वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, एंड दूसरा यहां पे जो कंजम्पशन है हमारे गुड्स का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को काउंटर करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो है वो वर्ल्ड ओवर चलता है। ओके तो यहां पे अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, आज के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है द राइट टू रिपेयर मूवमेंट, उसमें एक पर्टिकुलर टर्म बताई हुई है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। तो इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए। इंडिया के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर उसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उस डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 25 में लॉन्च करा है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, और इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो अभी आपका अनाउंस हुआ है, अभी उसका अनाउंस हुआ 25 के अंदर में। और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स के अंदर में क्या होता है, कुछ ना कुछ रैंकिंग होती है, कुछ ना कुछ कंपैरिजन होता है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में क्या है, इट्स अ स्कोरिंग सिस्टम। इट्स अ स्कोरिंग सिस्टम विच बेसिकली रेट्स की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अप्लायंस है कितना इजीली उसको आप रिपेयर करवा सकते हो। तो यहां पे ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इंट्रोड्यूस करा जा रहा है 25 में। वेरी सून जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आपके कंपनी जो होंगे, उनको इसके अंदर में आपका रैंक किया जाएगा, स्कोर किया जाएगा कि इन केस आपका ये प्रोडक्ट अगर खराब हो जाता है तो इसमें रिपेयर कराने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। और इसके अंदर में जो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है, इनको किन पर्टिकुलर मापदंडों पे या किन पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उस गुड्स के, वो कितने इजीली मिल पाते हैं। कि आपका अगर मोबाइल या लेट्स से आपके वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो उसका अगर कोई स्पेयर पार्ट है जो खराब हुआ है वो कितना इजीली मिलता है। क्या आपको स्पेसिफिक सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है, या फिर आप मार्केट में किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाके उन पर्टिकुलर पार्ट्स को बाय कर सकते हो। सेकेंड इज ईज एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर। कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनके सर्विस सेंटर जो है एक सिटी में एक होता है, तो लेट्स से अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हो तो आपको मे बी 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मे बी यू वुडंट इवन वांट टू गो देयर। तो ईज क्या है और फिर उसका कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या है। कि फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बाय करा और उसमें जो पीस खराब हुआ है दैट इज ओनली वन कंपोनेंट, और उसको रिपेयर कराने की अगर कॉस्ट है लेट्स से 600-700 रुपीज, देन इट इज नॉट वर्थ टू रिपेयर इट। तो ये सेकंड फैक्टर हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड दिस इज वेरी कॉमन विद मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कि आपके जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं, वो आपको कुछ साल तक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट प्रोवाइड करते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए अपडेट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो जाते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर फोन है वो जो नए एप्स आते हैं, नए जो आपके यूसेज होते हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता, एंड यू आर फोर्स्ड टू बाय अ न्यू फोन। तो यहां पे ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। एंड फोर्थ इज एक्सेस टू रिपेयर मैनुअल्स एंड डायग्नोस्टिक टूल। तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें मैनुअल, रिपेयर मैनुअल कैसा है, रिपेयर मैनुअल दिया भी है नहीं दिया हुआ है। कि आपको अगर यहां पे कोई आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर में रिबूट करने का क्या क्या तरीका होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको रिपेयर करने का क्या क्या तरीका होता है, और मोर ओवर क्या उसी के अंदर में डायग्नोस्टिक टूल्स हैं या नहीं है, जिससे आप जो उसके अंदर में इश्यू है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो इस पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे हर किसी प्रोडक्ट का एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स डेवलप किया जाएगा, जो एक स्कोरिंग सिस्टम होगा। तो फॉर एग्जांपल कि लेट्स से अगर मैं 10 में से स्कोरिंग कर रहा हूं जिसमें ये क्राइटेरिया अच्छे होंगे उनको शायद 10 में से 7 या 8 मिलेगा, जो पुअर होंगे इनमें उनको 1 या 2 मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हैं उनके पास में बिफोर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक और क्राइटेरिया होगा जिस बेसिस पे वो जज कर सकते हैं कि वेदर दे हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। ओके, अब रिपेयरेबिलिटी क्यों मैटर करता है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पहले के प्रोडक्ट्स ज्यादा चलते थे बट आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं चलते। और ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है इसको बोला जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेंस ये क्या होता है कि आपके जो कंपनीज हैं वो जानबूझ के प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि उनकी जो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड हो। सो विच मींस कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बाय अनदर गुड। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी स्ट्रैटेजी है इससे क्या होता है, एक तो आपका वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है और दूसरा आपका जो पर्टिकुलर कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आप राइट टू रिपेयर को एनवायरमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ मेटल इज अनदर रीजन कि जिस वजह से आपके मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो लोअर ग्रेड प्रोडक्ट्स के ऊपर पे शिफ्ट कर रहे हैं, लोअर ग्रेड मेटल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिस वजह से भी आपके जो गुड्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। अब क्या है, अगर रिपेयरेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा तो ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सो सर्कुलर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर नो वेस्ट इज जनरेटेड। यहां पे जो पर्टिकुलर आपका गुड है उसको आप एक नहीं तो किसी और दूसरे नहीं तो तीसरे चीजों में रिपेयर या रीयूज करते रहते हो, सो दैट यहां पे नो वेस्ट इज जनरेटेड। ओके, तो सर्कुलर इकोनॉमी में वेयर नो वेस्ट इज जनरेटेड and material is used again and again. Okay, and moreover what it would help us to, it will help us to reduce e-waste and consumer spending on frequent। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम ई-वेस्ट को भी रिड्यूस करना चाहते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी करना चाहते हैं। एंड व्हाट हैज बीन इंडियाज अप्रोच, तो इंडिया हैज नॉट बीन दैट प्रोएक्टिव बिकॉज वर्ल्ड ओवर ये पर्टिकुलर जो आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट है ये बहुत टाइम से चल रहा है, बट इंडिया ने बहुत लेट इसमें बिगिन करा। एक पोर्टल हमने ओपन करा था इन 22 जिसके अंदर में जो पर्टिकुलर कंज्यूमर होता है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है टू बेसिक सर्विस सेंटर्स। तो डिफरेंट कंपनीज के जो सर्विस सेंटर्स होते हैं आप राइट टू रिपेयर पोर्टल पे जाके उन पर्टिकुलर सर्विस सेंटर की जो लोकेशन है, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज हैं, उनको आप राइट टू रिपेयर पोर्टल पे भी सर्च कर सकते हो। ओके, तो इंडिया जो है इट्स अ लेट बूमर इन दिस पर्टिकुलर केस, बट अब फाइनली हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 25 में हमने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है रिटेल इन्फ्लेशन स्लोस टू 3.16% अप्रैल, लोएस्ट इन 69 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब 5.5 साल हो गए, इस पर्टिकुलर 6 साल कह सकते हैं आप, यहाँ पे करीब 5.8 ईयर्स के अंदर में जाके आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, कंज्यूमर महंगाई है, वो 3.16 पे। इससे पहले इतने टाइम में पिछले 6 ईयर्स के अंदर में इतना लो लेवल कभी नहीं आया था। और 6 ईयर्स अगो इट वाज जुलाई 2019, अगर मैं इसे जुलाई 2019 से मेजर कर रहा हूं, दैट वाज द टाइम जब आपका कोविड हिट करने वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कम इन्फ्लेशन आपके कोविड के टाइम में थी और अब जाके ये पर्टिकुलर वापस से इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कम हुई है। ओके, तो यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? सो रिटेल इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल प्राइस राइज एट कंज्यूमर लेवल। जनरल प्राइस राइज एट कंज्यूमर लेवल वो आपका रिटेल इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई जो है वो क्या हुई है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिटेल इन्फ्लेशन है, ये पर्टिकुलर रिटेल इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ इंडेक्स जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स। ओके, और जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई इंडेक्स है, ये कौन सी अथॉरिटी पब्लिश करती है? तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको पब्लिश करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, जिसके थ्रू हमें रिटेल इन्फ्लेशन पता पड़ता है। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में एक बॉडी है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक सब बॉडी है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सीएसओ भी अगर आप लिखते हो या एनएसओ लिखते हो, दोनों ही गलत नहीं है, बिकॉज सीएसओ जो है इसमें 2 बॉडीज हैं, एक एनएसओ है और एक एनएसएसओ है।
ओके, ये दो बॉडीज हैं, पहले ये अलग अलग बॉडीज थी, अभी रिसेंटली इन दोनों को आपका पार्ट बना दिया गया सीएसओ के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में एक डिपार्टमेंट हो चुका है या ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिले ये भी सही होगा, सीएसओ मिले ये भी सही होगा, एनएसओ मिले ये भी सही मिलेगा, सही होगा, एनएसएसओ मिले ये सही नहीं होगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इट इज बेसिकली डन बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, पीएम कॉल्स फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन इन टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, इट इज इन अ वेरी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट इज कि इंडिया ने टीबी का एलिमिनेशन गोल जो है, टीबी का एलिमिनेशन गोल जो था वो 2025 सेट किया था। हाउएवर, अगर यहां पे मुझे कोई आर्गुमेंट दे रहा है इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट कि इंडिया शायद इसको अचीव कर भी लेता अगर हमारे यहां कोविड-19 ने अटैक नहीं किया होता, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर टारगेट है ये 2019 से पहले का अनाउंस था, एंड जिस हिसाब से हम टीबी को कंट्रोल कर रहे थे और ये एक बीच में हर्डल नहीं आता तो हम 25 तक अचीव कर पाते। हाउएवर, नाउ यू नो कि 25 जो है वो आधा जा चुका है और वी आर नो वेयर क्लोज टू अचीविंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। और जो ये पर्टिकुलर हमारा गोल था, ये WHO से करीब 5 ईयर्स अहेड था। WHO का एंड टीबी टारगेट है, दिस इज द नेम, एंड टीबी टारगेट। WHO का ये पर्टिकुलर आपका कैंपेन है जिसमें WHO का गोल था कि हमें टीबी को एलिमिनेट करना है बाय 2030। इंडिया ने बोला कि हम और भी प्रोएक्टिव होंगे और हम 25 से इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो बिकॉज अब यहाँ पे हमें वापस इस पे स्टेप करना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हमें एक होल गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करनी होगी। होल गवर्नमेंट अप्रोच से मतलब यह है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे या हॉस्पिटल्स करे उससे काम नहीं होगा, एवरीवन हैज टू कम ऑन बोर्ड, और यहाँ पे सबको मिलकर काम करना पड़ेगा अगर हम टीबी को अब एलिमिनेट करना चाहते हैं। ओके, तो टीबी का कुछ बेसिक्स आपको पता हो, ये टीबी जो है, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है और ये आपके बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम आई एम श्योर आप सबको पता होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बैक्टीरिया का नाम क्या है। ट्यूबरक्लोसिस में आता है, जस्ट टेल मी द फुल नेम। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो यस, वी हैव अ वैक्सीन। BCG जो वैक्सीन होती है वो इसके लिए वैक्सीन है, ऑल्दो फुल इससे आपको सेफ्टी या प्रिवेंशन नहीं होता, बट स्टिल ये बहुत हेल्प करती है। एंड क्या इसका ट्रीटमेंट या क्योर भी है? तो आंसर इज यस। पहले इंडिया में डॉट्स प्रोग्राम था और अब है मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, MDD थेरेपी होती है जिसको यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया में कौन सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट रन करती है? तो वो है आपका NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये कुछ सारे बेसिक पॉइंट्स हैं आपके जो NTEP इन सबको लेके। इसके अलावा अगर आप ये पढ़ोगे तो इसमें एक टेस्ट का नाम दिया हुआ है NAAT, जो बेसिकली आपको टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है। तो आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच में नाट की बात करी है, NAAT की बात भी करी है कि हम इस पर्टिकुलर टेस्ट के जो सेंटर से इनको इंक्रीज करेंगे जिससे टीबी का डायग्नोस्टिक हम इजीली कर पाए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं रिगार्डिंग टीबी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज है, PM श्री वाई केरला विल टेक सेंटर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, बिकॉज यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केरला की गवर्नमेंट को पैसा या मनी रिलीज नहीं कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक स्कीम। तो गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम। गवर्नमेंट की एक स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम, जिसके अंदर में जो स्पेसिफिक आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन गोल है 6 to 14 के लिए, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो पर्टिकुलर शेयर अंडर समग्र शिक्षा अभियान में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पे करती है। एंड यहाँ पे अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करे हैं केरला गवर्नमेंट को अंदर में। 1500 करोड़ रुपीज हैं जो रिलीज नहीं करे हैं, और फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करा है, केरला ने डिसाइड करा है कि वो सेंटर के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा। और यहां पे जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली क्लियर है कि पहले तो मैं कंटेक्स्ट तो बताऊं आपको। तो कंटेक्स्ट इज कि केरला आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है PM श्री। PM श्री नाम की एक स्कीम है आपकी। PM श्री का फुल फॉर्म है आपका PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये PM श्री है आपकी स्कीम।
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का गोल ये है कि अभी जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो डिक्लेयर करी है, उस पर्टिकुलर पीएम श्री स्कीम के अंदर में हम इंडिया के अंदर में 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे इन डिफरेंट स्टेट्स, और इनको मॉडल स्कूल्स बनाएंगे जहां पे एनईपी 2020 को आप हर कोई स्टेट है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेगा। और इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, पीएम श्री स्कीम के लिए, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग से फंड्स प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर अलग से पैसा प्रोवाइड करेगी, और प्लस इस स्कीम के अंदर में इंडिया के अंदर में 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको एनईपी 2020 को अप्लाई करने वाला एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पीएम श्री स्कीम। यहां पे ये पर्टिकुलर स्कीम भी प्रोवाइडेड है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इस स्कीम के लिए भी 60% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो यहां पे जो ये 14,500 स्कूल्स हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगी। अब यहां पे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट है और केरला एक स्टेट है। ये 3 ऐसी स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, पहले दिल्ली भी एक था, जिन्होंने एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। और बिकॉज एनईपी 2020 को ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो दे आर ऑफ द व्यू कि हम पीएम श्री को क्यों इंप्लीमेंट करें, बिकॉज पीएम श्री के थ्रू आप एनईपी 2020 की तो इंप्लीमेंट कराना चाहते हो। तो इन्होंने बोला कि हम पीएम श्री के लिए एग्री नहीं करते हैं, तो दोनों सेंटर स्टेट को एमओयू साइन करने थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद वो पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें भी आपके पीएम श्री के अंदर में स्कूल्स को आइडेंटिफाई करना था। तो इन स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम पीएम श्री को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पे एलिगेशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टेट पीएम श्री को यहां पे अप्लाई नहीं कर रही है, तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स को समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में जो पैसा मिलना चाहिए, विच इज अ डिफरेंट स्कीम, उसका स्कीम का पैसा नहीं मिल रहा है। और यहां पे ये चीज पहले ही क्लैरिफाई हो चुकी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को फोर्स नहीं कर सकती अपनी कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी दूसरी स्कीम को यहां पे फोर्स या उसको आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि अगर आप ये स्कीम लोगे तो ही आपको दूसरी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। आपका यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, तो स्टेट के पास में पूरा ऑप्शन है कि वो सेंटर की कौन सी स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, अनलेस वो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेट करती हो। तो यहां पे ये तीनों स्टेट्स ने मना करा। तो बिकॉज केरला यहां पे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे केरला को पैसा नहीं दे रहा है, तो अब केरला ने फाइनली डिसाइड करा है कि बिकॉज मुझे यहां पे समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में मेरा जो रुका हुआ पैसा वो नहीं मिल रहा है, तो मैं अब कोर्ट में केस फाइल करूंगा कि यहां पे सेंटर को आप ऑर्डर पास करिए कि वो मुझे मेरा पैसा लौटे। तो यहां पे हमने 2-3 चीजें देख ली। एक तो पीएम श्री स्कीम हो गई है यहां पे, एक हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, एंड इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान कौन सा है। ओके, तो ये अभी आपका केस चल रहा है, देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। इसमें जो भी अपडेट होगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस फ्रॉम योर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। अगर कोई और न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम किसी स्पेशल सेशन में भी उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।